हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, हम इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कशन हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे में अब हमारा आ जाता है पार्ट थर्ड। इसका मतलब ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर तीसरे हिस्से को हम उठा के देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन मिलेंगे और साथ ही साथ उसमें हमें जो मेन टॉपिक फोकस मिलेगा दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इन चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, बट अब हम फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे, उनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। और एक चीज मैं बता दूं, इन वीडियोस को आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो भी रिलाई कर सकते हैं और रिवीजन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियोस, क्योंकि एक होता है ना ग्लिम्स दिया हुआ है, बहुत कम टाइम में आप रिवाइज कैसे कर सकते हैं कम से कम एफर्ट लगाते हुए। ये ऐसे पॉइंट्स मैंने पिक किए हैं जो कि आपके लिए एक जो लास्ट टाइम में जो प्रॉब्लम आती है ना रिवीजन वाली, उसको सॉल्व करने वाला काम करेगी ये। तो ऐसे में अभी भी देखो ये वीडियो, और जब आपको लास्ट टाइम रिवाइज करनी हो तो ये प्लेलिस्ट पूरी खंगाल देना आप दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस हैं। देखो, जैसे ही हमारा ये टॉपिक कवर होगा ना, तो लास्ट में जाते जाते आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एकदम यू मानो खुद को एकदम कैपेबल समझोगे, ठीक है ना। तो ऐसे में पहले क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं इनका आंसर भी दे दूंगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, जो कि मोर और लेस आपके पीवाईक्यूज पे बेस्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। सेकंड कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। थर्ड कह रहा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देन दी इज नन ऑफ द अबव। भाई पॉज कर लो या फिर अपने हिसाब से आंसर जरूर देना। देखो, जब लास्ट तक पहुंचना उसके पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, चाहे सही हो गलत हो वो एक बात की बात है, पर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। वहीं पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू प्रिवेसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 14, 19, 21, 16। बताओ भाई। पॉज अपने हिसाब से, पॉज तो क्या करने की जरूरत है, खैर इसमें अपना आंसर तैयार कर लो अपना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखें, उससे पहले उसके साथ साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि आप अगर सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 है, वो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से रन कराया जा रहा है। जिसमें क्या हो रहा है, हम एमसीक्यूज की और साथ में मेंस आंसर राइटिंग और आपका मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे इनकी भी तैयारी अच्छे से करा रहे हैं। अभी जो फेज है आपका, सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। अब फेजेस की बात करें तो आईडीएमपी में आप देखो, फेज फर्स्ट है वो 20 अगस्त से 10 नवंबर तक चलेगा, जो 20 अगस्त से आपका स्टार्ट हो गया। दूसरा फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 नवंबर से 25 जनवरी तक। तीसरा फेज आपका चलेगा 1 फरवरी से 16 फरवरी, और 23 फरवरी से 11 मई तक आपका चलेगा 2025 में चौथा फेज। फिर उसके बाद में तब तक आपके प्रीलिम्स होकर के आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका फाइनल या पांचवा जो फेज है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रीलिम्स आपका सी सेट, उसमें मेंस और एसे राइटिंग सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इसके बेसिस पर आप अपनी सेल्फ स्टडी को अच्छा पुश दे पाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी, प्लस ये आईडीएमपी प्रोग्राम आपके लिए रेलेवेंट है, तो प्लीज इसको ज्वाइन करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखो, फंडामेंटल का नाम ही फंडामेंटल हो गया, मतलब बिल्कुल बेसिक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडिविजुअल है उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराउंड का मतलब मटेरियल मैनर में देख लो, बौद्धिक स्थिति इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर लो, मोरल लेवल की या फिर स्पिरिचुअल लेवल की, हर तरीके से एक इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप्ड फील करे, विकसित फील करे, उसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा पार्ट थर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें बिल ऑफ राइट्स के नाम से एक पोर्शन है, उसी से हमने इंस्पिरेशन ली है और कहीं ना कहीं उन्हीं को हमारी जरूरतों के हिसाब से हमने मॉडिफाई किया है और अप्लाई किया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो इनको बहुत ही, कहते हैं ना कि इलेबोरेटेड मैनर में बताया हुआ है। कहने का मतलब, अगर आप किसी दूसरे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देखेंगे और हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके कंपैरिजन करोगे ना कि कितना डिटेल्ड में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किया हुआ है, तो सबसे ज्यादा डिटेल्ड प्रोविजन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर एक इंडिविजुअल को अपना खुद का एक डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसको कंपेयर किया जाता है, जो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल्स को उनके अधिकारों का रिकॉग्निशन मिला था, उस टाइम पर मैग्ना कार्टा बोला गया था। इसीलिए हमारे पार्ट थर्ड को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को, हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसमें एक एक इंडिविजुअल को उसके पूरे अधिकार मिलते हैं,
जिससे कि वो अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या क्वालिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। कैसे? कि पहली चीज तो हम जिस राजा से पहले सब्जेक्ट हुआ करते थे कि हाँ भाई राजा साहब ने कोई ऑर्डर डिक्लेयर कर दिए, फिर ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से दादागिरी की, तो उसके बाद में जो नई सरकार बन रही है वो कहीं तानाशाह ना बन जाए, टायरन ना बन जाए, उसकी टिरेनी को हमें कंट्रोल करना है। तो ऐसे में उसकी पावर पे लिमिटेशन लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। तो पहला काम तो क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर थोड़ी लिमिटेशंस लगानी, जिससे कि वो अपनी रेंज में, लिमिट में रहते हुए काम करें। और दूसरा, हमें गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ लॉ स्टैब्लिश करनी है, ना कि कोई इंडिविजुअल की सरकार। कहने का मतलब, अगर कोई सरकार बनाता है, आज कोई प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर के बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मन में आए जो करेंगे। यहां पर आपको कानून की जो भी, आपको कह सकते हैं, लिमिटेशंस है, जो बाउंड्रीज है, उनमें रहते हुए आपको काम करना होगा। आप मन में आए जो नहीं कर सकते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पे देखी जाती है, और ये चीजें फंडामेंटल राइट्स हमें इंश्योर करते हैं। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी लागू होते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं मेरे अधिकारों की बात करूं, आप यहां पर समझ रहे होंगे कि अगेंस्ट ऑपोजिशन की यहां पर बात क्यों हो रही है। देखो, आपको दो चीजें समझनी होगी। एक तो ये होता है कि मेरे अधिकार वो हैं जो कि दूसरे के, मतलब मैं एक्सरसाइज मेरे अधिकारों को करूं तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा, मैं मेरे अधिकार तब तक एक्सरसाइज करूं जब तक कि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। तो कहने का मतलब, एक तरीके से हम ब्रदरहुडनेस की जो एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारे पास में अधिकारों का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मेरे अधिकार किसी दूसरे के अधिकारों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लाउड म्यूजिक सुनना है, मेरा मन कर गया, मुझे डांस करना है, तो देखना पड़ेगा सरकमस्टांसिस को कि कहीं दूसरे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वहीं पर हम अगर देखें तो दूसरा अगर इंडिविजुअल हमारे अधिकारों का वायलेशन करे, तो हमारे अधिकार उस इंडिविजुअल के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना, वो आपको इंडिविजुअल्स के भी खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोग आपके अधिकारों का हनन करने की कोशिश करें, तो आपको वहां पर प्रोटेक्शन दे आपके फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज्ड हैं। तो पॉइंट क्या आ रहा है यहां पर कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हम फीचर देखें तो वह एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी लगाम लगाते हैं। लेजिस्लेचर के द्वारा भी अगर कोई कानून बनाया जा रहा है और वो कानून अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे, तो वहां पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर के और एक चेक लगा सकते हो कि भाई देखो कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, हमारे जीवन जीने के अधिकार को बिगाड़ता है। तो आप इसको एक बार देखो कि इस लॉ को जो अभी बनाया है लेजिस्लेचर ने, उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक प्रॉपर बैलेंस बनाने का जो काम है वो फंडामेंटल राइट्स यहां पर करते हैं। फिर आ जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ये चेक करना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा कोई कानून लाया गया है या फिर कोई रूल रेगुलेशन डिक्लेयर किए हैं या लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, तो आपको लगता है कि यार यहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। और कोर्ट में भी आपके पास में दोनों ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर जाना है तो आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जो कि हम फंडामेंटल राइट के तहत ही पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में आप उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो। समझ गए? इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ये मेजरली एप्लीकेबल तो किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ में। स्टेट क्यों? क्योंकि भाई सरकार के हाथ में पावर चली गई, तो पावर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी जरूरी है, अदरवाइज वो फिर एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी, फिर वो हमारी सुनेंगे नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए स्टेट के खिलाफ में ये अधिकार दिए हुए हैं। इसलिए कई बार फंडामेंटल राइट्स को हम कैटेगराइज भी करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर में। तो जहां पर स्टेट के ऊपर लगाम लगाई जा रही है कि स्टेट ऐसा नहीं करेगा, तो वो तो हो जाएगा स्टेट को आप रोक रहे हो,
वो नेगेटिव अप्रोच है। वहीं पर एक आप ये कह रहे हो कि स्टेट ऐसे एफर्ट्स करेगा जिसके चलते एक्स वाई जेड फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो सके, तो वो पॉजिटिव अप्रोच हो जाती है। तो कहने का मतलब सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने की ड्यूटी जो है वो स्टेट की रहेगी, और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे यहां पर दिए हुए हैं। आप यहां पर गलती ना कर दें कि स्टेट के अधिकार हैं ये, नहीं, स्टेट के अधिकार नहीं है। स्टेट को तो वैसे ही पावर आप दे रहे हो भाई, टैक्स पे करते हो, स्टेट को आपने पॉलिसी मेकिंग करने के लिए काम में आपने दे दिया, उनको पॉलिसी एग्जीक्यूट करने के लिए बोल दिया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो पावर तो आपने वैसे उनको ऑथराइज कर दी, बट वहां पर सिटीजन्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि फंडामेंटल राइट्स को केवल सिटीजन्स क्लेम कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट में, ना कि स्टेट सिटीजन्स के खिलाफ में। तो ये आपको एकदम क्लियर दिमाग में रख लेना है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हैं वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब परमानेंट नहीं है भाई, समय परिस्थिति के हिसाब से इनको बदला भी जा सकता है। बट यस, केशवानंद भारती केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी थी कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं करोगे, बाकी पार्लियामेंट अपने हिसाब से अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अलावा हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, ये गारंटर भी है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। कहने का मतलब हमारे अधिकारों का अगर कहीं पे हनन हो रहा है ना, तो आप आर्टिकल 32 को यूज करो और सीधा पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब वहां पर सुप्रीम कोर्ट आपके गारंटर के तौर पे खड़ा है। इसके साथ ही साथ यहां पर कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ जी आप किस स्टेट से हो, क्या हो, नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक इंपॉर्टेंट पिलर है। जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है? जस्टिस इंश्योर करना, जिसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार दिया जाए बिना किसी भेदभाव के। इसके अलावा जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी तो उस टाइम पर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं, छोड़ करके आर्टिकल 20 और 21 को। हमें पता है कि आर्टिकल 352 की जब हम बात करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी लगने के चांसेस हैं, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी लगने के तरीके क्या हो सकते हैं? या तो सीधी बात है कि बाहर किसी देश से हमारी लड़ाई चल रही है, एग्रेशन किसी देश ने दिखा दिया, या फिर इंटरनली, पहले तो क्या हुआ करता था कि एक तरीके से इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड हुआ करता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती थी। बट इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी तो उस टाइम पर पता पड़ा कि इंटरनल डिस्टरबेंस जो वर्ड है उसका गलत यूज हो गया, तो उसको फिर बाद में 44th अमेंडमेंट के आधार पर उस वर्ड को हटा करके, उस टर्म को हटा करके कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। अगर हथियारबंद क्रांति होती है भारत के आंतरिक हिस्सों में, तब जाकर के आप नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के आधार पे लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब नेशनल इमरजेंसी आ जाती है ना, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि आर्टिकल 20 और 21, 20 तो क्या कहता है, किसी को अरेस्ट या डिटेन करने से खिलाफ में उसके अधिकार, और 21 कहता है राइट टू लाइफ विद लिबर्टी। तो ये दोनों अधिकार आपके बचेंगे, अदरवाइज आपके सारे अधिकार बचे हुए जो हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का आ जाता है वहां पे। इसके अलावा आर्टिकल 19 की हम बात करें तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। जैसे आप आज सोशल मीडिया पे कोई कमेंट करते हो, कोई बात अपनी शेयर करते हो, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट वहां पर कंसिडर होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मीडिया की बात करें तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पार्ट के अंडर में ही आ जाता है। बट हो क्या जाता है कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन के चक्कर में अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है बाहरी आघात की वजह से, तब तो देखो उस टाइम पर आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि बाहर से अगर लड़ाई हो रही है फिर इंटरनली हर कुछ ही रिपोर्ट पब्लिश करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के द्वारा, तो वहां पर फिर वो आर्टिकल 19 सस्पेंड करना जरूरी हो जाता है। बट वहीं पर अगर इंटरनल इश्यूज की वजह से इमरजेंसी लगा दी, फॉर एग्जांपल अब हम वर्ड यूज करेंगे आर्म्ड रिबेलियन, तो उस टाइम पर आपका आर्टिकल 19 बचा रहेगा। इसके अलावा आप जब देखते हो तो आर्टिकल 34 के अंदर हमें मार्शल लॉ का प्रोविजन मिलता है। इसका मतलब कुछ ऐसे एरिया जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वहां पर हमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक लोकल इमरजेंसी लगानी पड़ती है, आर्मी को उतारना पड़ता है, और फिर वहां पर आर्मी के हिसाब से सिस्टम सारा रन होता है। तो वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को एक बार सस्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि फिर एक इंडिविजुअल के अधिकार को बचाने के चक्कर में पता पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया। तो ऐसे में जहां कहीं भी डिस्टर्बेंस की सिचुएशन क्रिएट हो तो मार्शल लॉ लग गया, आर्मी रूल आ गया, पर किसी भी लोकल एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लग जाती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो ये कुछ हमें फीचर्स का ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें।
अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं। देखो पहले तो 7 हुआ करते थे, अभी 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं और 7वां कौन सा था वो देखते हैं। कैटेगरी वाइज देखिए तो फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22। तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो 29 और 30 आर्टिकल के अंडर में। और फिर छठा आपका फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स वाला जो आर्टिकल आपका, वो आर्टिकल 32। तो ये तो 6 हैं जो अभी भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले एक और आर्टिकल हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, वो था आर्टिकल 31। यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये था आपका आर्टिकल 31। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात थी, पर इस बात को लेकर के इतने ज्यादा केसेस जाने लग गए थे, तो अल्टीमेटली 44th अमेंडमेंट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और इस आर्टिकल 31 को खत्म किया और इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके आर्टिकल 300 ए जोड़ा गया और वहां पर इसको बना दिया गया लीगल राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई किसी के प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जाए तो वो उसके अधिकार बिल्कुल जायज हैं, छोड़ करके तब जब कोई कानून बना दिया गया हो। इसका मतलब कानून बना हुआ है, कानून में मेंशन कर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में ये XYZ काम होने वाला है, पार्लियामेंट ने वो काम बनाया, फिर वहां पर अगर अपने प्रॉपर्टी राइट्स की कोई बात करने लगे तो वो राइट्स वहां पे सस्टेन नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट में तो क्या था कि वहां पर पार्लियामेंट कुछ भी बनाए कुछ भी ना करे, बट वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि कोई फिर डेवलपमेंट का काम ही नहीं कर सकते किसी की जमीन को। अगर मान लो कि एक रोड इधर से निकलनी है, पर पता पड़ा कि वहां पर लोगों का प्लॉट है और वो लोग मना कर रहे हैं कि हाँ जी हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, हम तो नहीं छोड़ेंगे हमारी जगह को, तो रोड आप इधर से यूं घुमा करके लेकर के आओगे तो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था ना, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, ये उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना था। और इसी बात को ध्यान रखते हुए पार्लियामेंट ने फिर 44th अमेंडमेंट किया और इस आर्टिकल 31 के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको रिमूव किया और डाल दिया आर्टिकल 300 ए, जो कि आज के समय में हम इंडिविजुअल्स को लीगल राइट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कानून के तहत हमें जो अधिकार मिले हुए हैं प्रॉपर्टी के वो हैं, और कानून अगर मना कर दे तो फिर बाद में वो आपका छीना भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस आपको समझ लेना है। इसके अलावा देखा जाए तो आर्टिकल 12, अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोविजंस की। 12 से 35 की हमने बात की ना, अब एक एक आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो जी आर्टिकल 12 तो ये कहता है, यहां पर स्टेट की आपको डेफिनेशन मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, देश की पार्लियामेंट, देश की जो देश की पार्लियामेंट और सरकार है ना, देश की और स्टेट की सरकार और वहां की विधानसभा विधान परिषद, मतलब पूरी विधायिका। इसके अलावा जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है वो, इसके अलावा जो भी स्टैट्यूटरी और या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है कानून के आधार पर या वैसे स्टैब्लिश की हुई अथॉरिटीज हैं जो देश के लिए काम करती हैं, वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और अच्छे से डिफाइन किया, कह दिया कि वो प्राइवेट बॉडीज या एजेंसीज जो कि मोर और लेस स्टेट, मोर और लेस एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और एक तरीके से हमारे कंट्री की मेकिंग में एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देश की बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है जहां पर गवर्नमेंट की या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो आप मान के चलिए कि वो स्टेट का पार्ट है। स्टेट बहुत बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्लियर कर दी। ठीक है, अगर कोई भी प्राइवेट एजेंसी या फिर कोई भी प्राइवेट बॉडी काम कर रही है और आप कह सकते हो कि वो काम हो रहा है स्टेट के फेवर के लिए, तो आप मान के चलो वो स्टेट का पार्ट है। तो इस तरीके से अपने आप में बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दे दी स्टेट की। इसके बाद में फिर आर्टिकल 13 जो है वो आपको क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना एक एक स्टेटमेंट भाई। मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि ये जो पीपीटी है ये आपको मिल जाती है ना टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन करके रखो उसको। ठीक है, यहां पर हमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, एक भी वर्ड एलिमिनेट करने लायक नहीं है, पूरी की पूरी चीजें ऐसे के ऐसे अपने को ध्यान रख लेनी है। अब देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है, all laws that are inconsistent with or in derogation of any of fundamental rights shall be null and void। सीधी बात क्या कह दी, कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है तो उसको नल एंड वॉइड, जीरो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो किसी काम का कानून नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करनी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है और फंडामेंटल राइट्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस बात को कैसे देखा जाता है? इस बात को देखा जाता है जब कोई भी कानून लाया गया और उस कानून को आप चैलेंज कर देते हो सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, देखो आप इसमें। तो आप सुप्रीम कोर्ट तो जाते हो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जाते हो आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के प्रोटेक्शन के लिए आपके आर्टिकल 226 के तहत, और वहां पर सीधी बात है कि जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन अप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब कोई भी कानून, कोई भी सरकारी रूल रेगुलेशन डिक्लेयर अगर हुआ है तो उसको वहां पर जुडिशरी चेक करेगी फंडामेंटल राइट्स के साथ में कि कहीं पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फाइनल डिसीजन कौन दे रहा है भाई? हमारी जुडिशरी दे रही है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल दिया? गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। केशवानंद भारती केस जब आया था 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ वाली डेफिनेशन को और डिफाइन करते हुए बोल दिया कि इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं सिर्फ वो नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया गया है, वहां पर भी कोई प्रोविजन अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हुआ दिखे तो सीधी बात है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी कहीं ना कहीं आपका नल एंड वॉइड खत्म कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ गए बात को? फिर आ जाओ आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का पार्ट आ गया, और इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे हम बात करते हैं। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? कानून के समक्ष सब समान है। इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी किसी ने कोई काम किया है, या फिर ये मान के चलो कि कहीं पर किसी ने कोई अपनी तरफ से एफर्ट डाले हैं, कुछ काम किया है, तो ऐसे में वहां पर ये देखने वाली बात है कि कहीं पर फंडामेंटल राइट्स या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर, जो भी गाइडलाइंस है, उनका वायलेशन हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे में फिर वहां पर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि ये पैसे वाले की औलाद है, या फिर इसने टैक्स ज्यादा पे किया है, ये मतलब गरीब का बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहां पर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। ये ब्रिटिश एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, दैट मीन्स विधि का विधान, जो आपने कानून बना दिया ना उसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एवी डाइसी के द्वारा दिया था कि हाँ भाई रूल ऑफ लॉ एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कानून की नजरों में सब समान हो। वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो वहां पर आप अमेरिकन ओरिजिन की बात करते हो। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स आप किसी को भी प्रिविलेज नहीं दे रहे हो। यहां पर अप्रोच कैसी होगी? नेगेटिव। किसी को भी आप फेवर नहीं कर रहे हो क्योंकि सब समान है ना। वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, ये अमेरिकन ओरिजिन का है और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? इसमें आप ये कह रहे हो कि सबको बराबर नजरों से देखा जाएगा, है ना। आप सेम सर्कमस्टांसेस में अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो उसी सर्कमस्टांसेस में दूसरे को जितनी पनिशमेंट मिलती या पहले को जितनी पनिशमेंट मिलती उतनी ही दूसरे को मिलेगी। इसका मतलब अगर सर्कमस्टांसेस सेम है ना तो ट्रीटमेंट भी सेम ही मिलेगा। तो यहां पर इंडिविजुअल के साथ में कोई धोखा ना हो, ये फायदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल कानून से ऊपर नहीं है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और कानून के नजरों में सब एक जैसे हैं, कानून किसी के साथ में भी पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं करेगा, वो आपका आ गया इक्वालिटी, सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। क्लियर? इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ छूट है ना। जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 की, किस किस को कहीं ना कहीं छूट दी हुई है या फिर फेवर किया हुआ है। देखो, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक एमपी एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनको जो इम्यूनिटीज प्रोटेक्शन दी हुई है, स्पेशल प्रिविलेजेस दी हुई है, उनके आधार पर आप राइट टू इक्वालिटी या आर्टिकल 14 का यूज करते हुए सीधा कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छूट दी हुई है क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ी डिग्निफाइड है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं। यह कहता है कि भेदभाव खत्म करेगा कौन? स्टेट। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब जो राज्य है, राज्य की डेफिनेशन हमने आर्टिकल 12 के हिसाब से देख ली है, तो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, उस स्टेट की एक तरीके से यहां पर जिम्मेदारी हो गई है कि वो किसी भी तरीके से सिटीजन्स के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर? केवल केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। बाकी और एस्पेक्ट हो सकते हैं जिनके आधार पर भेदभाव किया जा सके, बट इनके आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। स्टेट को परमिट किया हुआ है कि भाई अगर भेदभाव आप करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए, जैसे कि हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके लिए भी तो पॉइंट आता है ना कि यार ये तो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी का जो आर्टिकल 15 के अंडर प्रोविजन है उसका वायलेशन हो रहा है। बट यहां पर हमें देखना होगा कि स्टेट को ये स्पेशल प्रिविलेजेस या प्रोविजंस क्यों दिए हुए हैं, कि जिससे कि हम हमारे सोसाइटी में वीकर सेक्शन को आगे ला सकें। भाई सीधी बात है, एक इंडिविजुअल यहां खड़ा है और एक इंडिविजुअल यहां खड़ा है, दोनों को आप इक्वल कैसे ट्रीट कर सकते हो? तो इसलिए हमने थोड़ा अफर्मेटिव अप्रोच रखी। इसका मतलब ये हो गया कि विमेन, चिल्ड्रन, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एसटीज, इनके लिए हमने स्पेशल प्रोविजन करने का एक तरीके से कह सकते हैं छूट दे रखी है स्टेट को, कि वो हमारी सोसाइटी में जो भी भेदभाव हो रहा है उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच ले सकता है। बट फिर भी अगर अंब्रेला पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मोटा मोटा, तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट। बट आप बोलोगे वुमेन के लिए कर दिया, चिल्ड्रन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये छोटी सी छूट दी हुई है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर आर्टिकल 16 की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ, वही बातें हैं सारी, इसमें दो बातें और ऐड कर दी हैं। इसका मतलब सरकारी नौकरी में अगर आपको एडमिशन लेना है, मतलब सरकारी नौकरी लेनी है, तो वहां पर आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके अलावा डिसेंट एंड रेजिडेंस। डिसेंट का मतलब आपके पैतृक जड़े कहां से हैं और आप रहते कहां पर हो, इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको सरकारी नौकरी से दूर नहीं रखा जाएगा। बट अगेन इसमें भी छूट दी हुई है, कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। अगेन वही कि हम हमारी सोसाइटी में सबको एक लकड़ी से नहीं आंक सकते। रीजन बीइंग कि हमारे यहां पर बहुत से लोग जो हैं वो पीछे छूटे हुए हैं बहुत सारे सोशल इश्यूज के चलते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा सा फेवर करना होता है। तो ऐसे में पार्लियामेंट को थोड़ा सा प्रोविजन दिया हुआ है या फिर छूट दी हुई है कि आप रेजिडेंस जो है जहां पर आप रहते हो उसको एक कंडीशन के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ भाई आप किस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, तो उसके हिसाब से पार्लियामेंट प्रोविजन कर सकती है। साथ ही साथ रिजर्वेशन का जो पॉइंट है, एससी एसटी को या फिर सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रोविजन पार्लियामेंट कर सकती है, जो कि आपको पता है रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे यहां पर इंप्लीमेंट होता रहता है। ठीक है, रेजिडेंस वाले में भी कई जगह पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मोटी बात करें, जैसे आंध्र प्रदेश का है या फिर आपको तेलंगाना का इधर मिल जाएगा, कि वहां की जो लोकल आप कह सकते हो जॉब्स है ना, ऑफिसर रैंक से नीचे की, तो उसके लिए रेजिडेंट्स को थोड़ा फेवर किया हुआ है। क्यों? कि बोला हमारी खुद की लोकल लैंग्वेज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी लैंग्वेज में हमारा काम हो, समथिंग वो एस्पेक्ट था। तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट ने अप्रूवल देते हुए फिर उस प्रोविजन को जो कि वहां पर किया हुआ है, ठीक है, लोकल्स के लिए आंध्र प्रदेश में या फिर कई और स्टेट्स हैं वहां पे, तो उसको फिर पार्लियामेंट ने उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 9th में डाल दिया था। अब शेड्यूल 9th क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देखो, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट में लाया गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, तब कितनी शेड्यूल्स थी? 8। अब कितनी है? 12। तो 9वीं शेड्यूल है ना, उसको इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें उसको एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू से दूर रखने की बात रखी थी। उसमें यह था कि उठा करके कानून जो भी बनाए हैं उनको अगर शेड्यूल 9 में डाल दिया तो फिर उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। पर इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में क्लियर कर दिया कि बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं, कहीं पर कोई भी पार्ट है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, नहीं बच सकता। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाहे वो प्रोविजन शेड्यूल 9th के अंदर मेंशन किए हुए हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो एक इम्यूनिटी का प्रोविजन रखा था शेड्यूल 9th का, वो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। खैर मोटी बात यह है कि पार्लियामेंट को यहां पर आर्टिकल 16 के आधार पर एक एक्सेप्शन या छूट दी हुई है। वो क्या कहती है कि भाई रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जा सकता है। फिर आ जाओ आर्टिकल 17, ये कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बेछूत जो अछूतपने का जो बिहेवियर हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता था उसको खत्म करने के लिए। वैसे अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये बात ध्यान रखें कि अनटचेबिलिटी जो है वो समाज में भी देखने को मिलती है और स्टेट की तरफ से भी हो सकता है कोई प्रोविजन हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों के खिलाफ में ही है। इसका मतलब ये केवल स्टेट नहीं,
प्राइवेट इंडिविजुअल, हमारे और आपके बीच में भी कहीं ना कहीं ये एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने का प्रोविजन आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 कहता है टाइटल्स का अबोलिशन, दैट मीन्स कुंवर, महाराजाधिराज, ये कई जो अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम लगाते हैं, ये टाइटल्स को खत्म करने की बात। रीजन बीइंग कि एक तो होता है कि आप किसी फैमिली में पैदा हो रहे हो तो आपको टाइटल मिला है, महाराजा क्यों बने जी, क्योंकि किसी XYZ फैमिली में आपका जन्म हुआ था। वहीं पर एक इंडिविजुअल ने पूरी मेहनत करके मिलिट्री में कोई पोस्ट गेन की, फिर उसको एक टाइटल दिया है। एकेडमिक्स में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, तब PhD कर ली, तब डॉक्टर बन गए। तो ऐसे में मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले जो टाइटल्स हैं उनको तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट उसके अलावा जो एक तरीके से फैमिली की वजह से या फिर आपकी क्वालिटी की वजह से नहीं, आपका जस्ट एक जन्म है, बाई बर्थ आपको टाइटल मिला है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, इसका मतलब सिटीजन्स को यहां पर कई चीजों के लिए ध्यान रखना होता है, जैसे कि इंडिया का कोई भी सिटीजन अगर फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल लेना चाहे तो उसको मनाही की हुई है। सिमिलरली कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में किसी ट्रस्ट या किसी ऑफिस में काम करता है तो वो भी कहीं पर भी कहते हैं ना कि टाइटल एक्सेप्ट अगर करना चाहे तो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल या उनसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो ले सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपनी तरफ से एडिशन कर दिया कि कौन से टाइटल्स हैं जिनको एक्सेप्शन या फिर छूट मिली हुई है, एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो मिलिट्री और एकेडमिक्स वाले तो हैं, तभी आप देख सकते हो मेजर XYZ, कर्नल XYZ, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये इंजीनियर, ये अपनी तरह एडवोकेट, ये जो टाइटल है वो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स से रिलेटेड हो गए। बट वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल अवार्ड्स है ना, जैसे भारत रत्न है ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन अवार्ड्स को भी कहीं ना कहीं अपहेल्ड किया है कि बोले ये भी कहीं ना कहीं काबिलियत के आधार पर मिले हुए टाइटल्स हैं, तो इनको भी आदमी रख सकता है। बाकी टाइटल्स हैं उनको खत्म करने की बात की जाती है आर्टिकल 18 के आधार पर। फिर आ जाओ आप आर्टिकल 19 में। देखो आर्टिकल 19 में पहले 7 फ्रीडम्स दी गई थी, बट अभी 6 रह गई है। 7वीं कौन सी थी? वो प्रॉपर्टी वाली जो 44th के आधार पर खत्म हुई थी, है ना। 31st आपका जो आर्टिकल था उसी का एक अंश इधर आर्टिकल 19 में भी था, पर उसको भी फिर बाद में लीगल राइट आर्टिकल 300A के तहत शिफ्ट कर दिया वहां पर। अब देखो 6 फ्रीडम कौन कौन सी दी हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, form association, union and cooperative society, movement throughout territory, reside and settle and practice any profession। ये हमारे पास में 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स दी हुई है। पर ध्यान रखें कि इन फ्रीडम्स को आप एब्सोल्यूटली यूज नहीं करोगे, यहां पर आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं मेरी स्वतंत्रता का उपयोग करूं तो मुझे बाकियों की स्वतंत्रता पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और वो जो चीज है जो दूसरे के अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं मुझे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और इसी चीज को बोल दिया गया युक्ति युक्त, एक तरीके से युक्ति युक्त आपके ऊपर बैन लगाया जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोल दिया जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखो। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी इस तरीके का काम करते हो जिसमें आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो, तो आपने कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो कि इंडिया के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखने वाले कंट्री के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अगर करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है वो तो आपको अधिकार दे रहा है, और क्लॉज 2 है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 उसके तहत ऐड किया गया था, तो उसका वायलेशन हो जाएगा। इसका मतलब आप अपनी लिमिट्स में रहो, तब अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और बाकी जो फ्रीडम्स हैं उनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, आप अपनी फ्रीडम को ऐसे यूज नहीं करोगे कि भड़काऊ भाषण देकर के दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हो। पब्लिक ऑर्डर को नहीं बिगाड़ सकते। इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ में अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया, कुछ भी बात की, कोई भी काम किया, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर के 3 प्रोविजंस हैं ये तो आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के तहत ऐड हुए थे, और ये जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी वाला पॉइंट है ये 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1963 में। ये बेसिकली कब आया था 63 वाला? जब 62 में चाइना के हाथों हमारी हार हो गई थी, और वहां पर देखा गया था कि इंडिया में कुछ कम्युनिस्ट ऐसे थे, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी तरफ से स्टेटमेंट ऐसे आने लग गए थे कि चाइना ने जो किया वो अच्छा किया, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ था, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें टाइम के साथ ऐड होती गई। इसके अलावा
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आपको डिफेमेशन भी देखने को मिल जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मोरालिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपको ये प्रोविजंस देखने को मिलेंगे कि आप अगर अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करते हो और किसी की मानहानि करते हो तो भी कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगेगी। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आप कोर्ट की अवमानना करोगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, तो भी फिर बाद में आपके ऊपर आपकी लिमिट्स इंपोज रहती है ना। सिमिलरली स्टेट की सिक्योरिटी और मोरालिटी, भाई कैसे भी करके हम डिसेंसी तो मेंटेन करके चले हमारे समाज में, तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने का काम करती है। अगेन वही मैं बोल दूं कि डांस करने का मन कर रहा है तो भैया आप डीजे चला करके, बड़ा लाउड स्पीकर चला करके थोड़े ना नाच सकते हो रात को 1 बजे 2 बजे। वहां पर आपको ईयरबड्स या सॉरी जो ईयरफोन है वो लगाओ, फिर आराम से अपने मन में आए जैसे करो, राइट। बट दूसरे को डिस्टर्ब कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूसरे की डिस्टर्बेंस ना हो उसी के लिए, और हमारे लिए खतरा ना हो, हमारा का मतलब यहां पे इंडिया एज ए स्टेट, उसके लिए फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का प्रोविजन है वो किया गया। फिर आ जाओ आर्टिकल 20 की बात कर लेते हैं। देखो ये कहता है कि इंडिविजुअल को जब अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर उसके खिलाफ में जब कार्रवाई होती है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, तो सीधी बात है कि उसके लिए उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए। भाई अगर किसी को आपने पकड़ लिया, जेल में डालने की बात हो रही है, तो वहां पर उस इंडिविजुअल के अधिकार कुछ तो होते हैं ना, इंडिविजुअल होने के नाते। तो वही चीज है। तो वो अधिकार क्या है? सबसे पहला अधिकार तो ये है कि जब क्राइम हो रहा है उस टाइम पर जो कानून बने हुए हैं, क्या उन कानूनों का वायलेशन हुआ तो आपने क्राइम बोला, या फिर अब आप कानून बनाओगे और फिर आप उस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर करोगे, तो ये नहीं चलेगा। कहने का मतलब नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब अगर पर्सन को सजा दी जाए तो उसी आधार पर दी जानी चाहिए कि उस टाइम पर जब वो काम हुआ, जब उसने एक्शन लिया जिसको आप क्रिमिनल एक्ट बोल रहे हो, तो उस टाइम पर जो लॉस थे उन्हीं का वायलेशन हुआ हो। ऐसा नहीं कि आज ही हम कानून बनाने वाले हैं, इसका वायलेशन आपने परसों किया था, बीते हुए 3 दिन पहले किया था, अब आपको हम पनिशमेंट देंगे क्योंकि हमने अब कानून बना लिया, ये नहीं चलेगा। दूसरा, जितना पनिशमेंट का प्रोविजन एग्जिस्टिंग लॉज में किया हुआ है उतना ही आप पेनल्टी दोगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं दोगे। सिंपल सी बात क्या हो गई कि कानून, भाई सीधी बात है, यहां पर हम बात करें क्रिमिनल लॉज की, सिविल लॉस की नहीं। मान लो टैक्स पेमेंट से इनसे रिलेटेड मामला है, वो नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर क्राइम्स की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉस की, ठीक है, जहां पर किसी को इंजरी पहुंचा दी, कोई ऑफेंस आपने कर दिया, तो आप पनिशमेंट दोगे तो एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से दोगे। अगर क्राइम डिफाइन हो रहा है तो एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन बाद में कानून बना रहे हो और फिर आज की बात को आप ये बोल रहे हो कि क्राइम था वो, नहीं, अब पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। पहले आपके पास कानून होना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर वो ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा। दूसरा इसमें प्रोविजन है नो डबल जियोपार्डी। दैट मींस एक क्राइम के लिए आप 2 बार पनिशमेंट नहीं दोगे। भाई सीधी बात है, एक बार सजा मिल गई तो ओके, अब आप उसी के लिए दोबारा दे रहे हो, तिबारा दे रहे हो, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का कोई मामला है, जैसे ट्रिब्यूनल्स का होता है, तो वहां पर ये डबल जियोपार्डी वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलेगा, ठीक है। बट अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो वहां पर एक इंडिविजुअल का पूरा अधिकार है कि भाई उसको एक क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट दी जाए, ऐसा नहीं 4-5 पनिशमेंट उसको दे दी, ऐसे तो जिंदगी कट जाएगी उसकी, खत्म हो जाएगी, राइट। अब मान लो एक इंडिविजुअल ने क्राइम किया, जेल हो रही है बहुत लंबी, ठीक है, 5 साल, 5 साल की एक वजह से, 10 साल की एक वजह से, 15 साल की एक वजह से, तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे तो फिर 15, 10, 5 ऐसे जोड़ते जोड़ते 30 साल तक की सजा दे दोगे। तो उसमें फिर बाद में सीधी सी बात आती है कि जो क्राइम हुआ है उस क्राइम के लिए एक ही सजा होगी, है ना, 2 बार नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब ये हो गया कि देखो जो कंपल्सरी विटनेस, आई मीन क्या कहते हैं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब सीधा हो गया कि आप किसी इंडिविजुअल को दबाव में नहीं लाओगे और उसको खुद के खिलाफ में ही गवाही देने के लिए दबाव में नहीं डालोगे। वो राजी राजी जो बात बोलना चाहे वो बोल दे, राइट। नहीं तो क्या होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर दे दे करके निकलवाने का ये रहता है ना, आजकल तो बहुत कम कर दिया गया इसको। इसके अलावा ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का है, इसके लिए ओरल स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों इंक्लूड होते हैं। कहने का मतलब कि आप मतलब XYZ को इंडिविजुअल ने कोई क्राइम किया, उसको पकड़ लिया, अब उससे बोलते हैं कि हाँ भाई तूने क्या किया, बता तूने कैसे किया। अब उसने जो बातें बोल दी पुलिस के सामने, अब वो चीजें कोर्ट में क्यों नहीं कंसिडर होती, क्योंकि पुलिस तो हो सकता है डरा धमका करके हाँ 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 वो बोल देता डरता डरता,
तो उस चीज में वहां पर प्रोटेक्शन देनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि हमारे सामने जो बात बोली जाएगी हम तो उसको गवाही मानेंगे, पुलिस को क्या बोला है वो हम नहीं मानेंगे। हाँ, कुछ लॉज रहते हैं जहां पर पुलिस के सामने दिए हुए स्टेटमेंट्स को कंसिडर किया जा सकता है, बट पॉइंट इज जहां तक है नहीं होता। सो द मेन जो हमारे लिए पॉइंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है जी, कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए आप दबाव में नहीं डाल सकते। ध्यान रखें, ये सारा मामला क्रिमिनल केसेस के लिए है ना। सिविल के अंदर जो है वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशराइज करने की जरूरत पड़ जाए, भाई मामला थोड़ा सा सिविल में आप समझ सकते हो अलग रहता है। इसके अलावा यहां पर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यह नहीं है कि आपसे अगर मांगा जाए कि हाँ भाई आप थंब इंप्रेशन दो, आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, आपका ब्लड सैंपल चाहिए होगा, उसके लिए भी आप मना कर दो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। वो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, बट बाकी चीजों के लिए प्रेशराइज कर दिया जाए तो वो नहीं चलेगा। कहने का मतलब खुद के खिलाफ में जोर जबरदस्ती देख करके इंडिविजुअल को खुद के खिलाफ में गवाही देने के लिए आप दबाव में नहीं डालोगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आर्टिकल 20 के तहत हमें मिल जाती है। फिर हम पहुंच जाते हैं आर्टिकल 21 में। देखो इसमें सीधा क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब एक इंडिविजुअल को उसकी जिंदगी जीने का अधिकार और उसकी जो लिबर्टी है उसका अधिकार ऐसे के ऐसे मिलेगा, छोड़ करके कानूनन तौर पे जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको। अब यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये हमने जापानीज मैकेनिज्म से या जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किया, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया भी था। ध्यान से आपने सुना होगा तो याद होगा कि इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट के पास में जब भी कोई अपने अधिकारों के लिए जाता है तो उस टाइम पर यह देखा जाएगा कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया हुआ है वो कानून क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट दे देगा। उसमें बस ये है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी को कोई कॉम्प्रोमाइज करने का स्कोप नहीं है, छोड़ करके पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कानून बनाया हुआ है तो, मतलब पार्लियामेंट का कानून अगर बनाया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं लाइफ एंड लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज कर भी सकता है। अब आप यहां पर सोचोगे कि कहीं ना कहीं ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का प्रोविजन हो गया, तो इसी बात को लेते हुए फिर बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी हमने मोर और लेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंट्री कराते हुए देख लिया। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून, और वो कानून क्या कहता है उसके हिसाब से काम कर दो। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि कानून बनाते टाइम पे क्या सही था क्या गलत था, एक इंडिविजुअल के अधिकारों के बारे में सोचा गया था नहीं सोचा गया था, नहीं, लॉ क्या कहता है कर दो काम खत्म बात। ये तो हो गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। बट होता क्या है कि फंडामेंटल राइट्स का जब बैक टू बैक वायलेशन होने लगा ना, तब केस सुप्रीम कोर्ट में जाने लग गए बहुत सारे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में अपना स्टैंड चेंज किया और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की बजाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ भी मूव कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून बनाया, चलो बहुत बढ़िया, कानून के हिसाब से किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, किसी की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो बात ठीक है, पर जब कानून बनाया गया था उस टाइम पर किन बातों का ध्यान रखा गया था? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सपने देखे गए थे हमारे फोर फादर्स के द्वारा, जो हमारे लिए प्रोविजंस किए गए थे, क्या उनका वायलेशन करते हुए लॉ बनाया गया है? तब तो भैया वो लॉ जिसके आधार पर इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसको हमें खत्म करना होगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब कानून बनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अब लॉ को केवल इंटरप्रीट नहीं करेगा, अब लॉ के ओरिजिन को भी चेक कर सकता है। तभी तो जुडिशियल रिव्यू वाला प्रोविजन आ गया ना आर्टिकल 13। तो ये मेनका गांधी केस जो था 1978 का, उसमें आर्टिकल 21 का एक वाइडर इंटरप्रिटेशन निकल के आया था, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है उसको डिप्राइव किया जा सकता है, डिप्राइव किया जा सकता है अगर प्रॉपर प्रोसीजर एंड प्रॉपर मैनर में कोई भी लॉ बनाया गया है तो, जो कि रीजनेबल हो, फेयर हो, जस्ट हो, अदरवाइज नहीं। समझ गए? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कह गया, केवल लॉ को इंटरप्रीट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, अब चेक भी करेगा कि बनाते टाइम पे रीजनेबलनेस और फेयरनेस और जस्टनेस थी कि नहीं, है ना, ओरिजिन तक जाएगा। इसके अलावा राइट टू लाइफ, ये जो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 है ना, ये सबसे लंबा आर्टिकल आप कह सकते हो आर्टिकल है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप उठा करके देखोगे तो सबसे ज्यादा डेफिनेशन आर्टिकल 21 की ही दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें जो दो इंपॉर्टेंट है, या फिर देखो राइट टू एनवायरमेंट और ये सारे आर्टिकल 21 के पार्ट हो जाते हैं, बट अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो यहां पर आप देखो कि राइट टू मैरी और राइट टू प्रिवेसी पे बहुत ज्यादा बातें हुई है, तो ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। ठीक है जी।
फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 21A में। देखो राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के आधार पर जोड़ा गया था। इसमें ये प्रोविजन है कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, उसमें आर्टिकल 45 ये कहता था कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्टेट की है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दिशा निर्देश दे रहा है स्टेट को। अब स्टेट ने उसको 2002 में इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब उसको एक्ट बना दिया, और 45 आर्टिकल में जो प्रोविजन था उसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया। उसमें प्रोविजन क्या कर दिया कि अब 0 से 6 साल के बच्चों के लिए खाने की पढ़ने की व्यवस्था स्टेट करेगा। और जो पहले स्टेटमेंट था क्या कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्टेट जो है वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन करेगा, वो 2002 में स्टेट ने कर दिया। तो इसका मतलब यह आर्टिकल 45 में जो पहले वाला प्रोविजन था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, वो तो बन गया आपका अधिकार, और अब 0 से 6 के लिए स्टेट को करना है आने वाले समय में, जो कि धीरे धीरे सरकार करती रहती है। दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात भी करें तो उसमें भी 11वीं ड्यूटी ऐड कर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसी 86वें अमेंडमेंट के आधार पर, कि भाई पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने वार्ड जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का फायदा उठाने के लिए पुश करें, आगे बढ़ावा दें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आर्टिकल 21 है वो आपका अधिकार बन गया है। और वो अधिकार कब बना? जब डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में दी हुई गाइडलाइंस को स्टेट ने फॉलो किया। अब वो गाइडलाइंस चेंज कर दी वहां पर, और इंप्लीमेंटेशन हो गया, वो अधिकार बन गया, और गाइडलाइन को चेंज करके अब क्या कर दिया है, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए भी व्यवस्था करो भैया। अब वो आने वाले समय में सरकार कर देगी, तो ये और चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर आ जाओ आप आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 ये कहता है कि देखो किसी भी इंडिविजुअल को अगर डिटेन किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है ना, स्टेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो दो तरीके से पकड़ने के तरीके होते हैं, एक तो प्यूनिटिव, एक प्रिवेंटिव। अब प्यूनिटिव का मतलब तो सीधी बात है कि हाँ भाई क्राइम किया है, पनिशमेंट तो बनेगी बॉस। बट वहीं पर एक इंडिविजुअल को प्रिवेंटिव मैनर में अगर अरेस्ट किया जा रहा है, प्रिवेंटिव का मतलब कि यार इसके ऊपर डाउट है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, बवाल मचा देगा अगर ये मार्केट में फ्री रहा तो उस टाइम पर उसको फिर पकड़ने के लिए प्रोविजन। तो उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 22 है, वो कहता है कि एक पर्सन को जो है वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर वो प्यूनिटिव या फिर प्रिवेंटिव मैनर में डिटेन हुआ है, उसको रोका गया है। ठीक है। अब आप देखो यहां पर कि सबसे पहली चीज तो यह है कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको यह बताना जरूरी होगा कि भाई आपको किस आधार पर अरेस्ट किया गया। आर्टिकल 22 ये कहता है। दूसरा क्या कहता है कि अगर आपने अरेस्ट कर लिया किसी को तो भैया उसको नियर बाई मजिस्ट्रेट के पास में 24 घंटों के अंदर अंदर आपको पेश करना होगा। अब वो 24 घंटे का मतलब ये हुआ कि मान लो क्राइम तो एग्जीक्यूट हुआ राजस्थान में, क्रिमिनल पकड़ा गया है तमिलनाडु में, अब तमिलनाडु से राजस्थान के मजिस्ट्रेट के पास आने में क्या आ जाएंगे 24 घंटे में? तो वो ट्रैवल का जो टाइम है ना उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। पकड़ा, ट्रैवल को माइनस कर दो और फिर बाद में जेल में रखना, वो सारा इंक्लूड कर करा करके तो 24 घंटे, ट्रैवल यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान रखें, आर्टिकल 22 के बारे में हमने देखा था, जो हमारे आप सिटीजन्स की हमने बात की पार्ट सेकंड में, तो वहां पर क्या प्रोविजन था कि ये एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 22 एनिमी एलियंस के लिए नहीं है। और प्रिवेंटिव अरेस्ट में भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 22 में ये जो जानकारी देना है ना, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना, वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रिवेंटिव में बहुत सोच समझ करके रोका जाता है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि यार इसने पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके कुछ कारनामे किए हैं, तो अब ये दोबारा करेगा तो अब उसको उठा करके पकड़ लो। राइट। इसके आगे अगर देखा जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर इसको किसी को शक के दायरे पे ही केवल पकड़ा गया है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट होने का डर है, क्राइम होने का डर है, उसके चक्कर में अगर आपने अरेस्ट किया है तो उसको आप देखो कि पहली चीज तो 3 महीने के अंदर अंदर छोड़ना होता है। अगर 3 महीने से ज्यादा तक उसको रोकने की जरूरत पड़ रही है ना, तब एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा और वो टर्म्स एंड कंडीशन को एनालाइज करेगा, उसके आधार पर फिर अपनी बात रखेगा कि हाँ भाई इसको छोड़ना है या फिर रखना है। इसके अलावा अगर उसकी अरेस्ट को 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यू करने की बात कर दी तो इस बारे में क्या कारण है, एडवाइजरी बोर्ड ने ऐसा क्या सोचा कि हाँ भाई इसको अभी भी हमें अरेस्ट करके रखना है, इसने क्राइम नहीं किया पर ये कर सकता है, पोटेंशियल एस्पेक्ट है। राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइजरी बोर्ड जो भी कारण देगा ना कि हाँ भाई इसके अरेस्ट को कंटिन्यू करो, वो बात उस अरेस्ट हुए हुए डिटेन्यू को भी पता होनी चाहिए कि मुझे इसलिए और लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा, जबकि मैंने अभी क्राइम नहीं किया बट डाउट है भाई कर सकता है आगे।
पर ये हर किसी के साथ नहीं होता है, बहुत गजब के जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ ही रहता है। चलो फिर आर्टिकल 23 देख लेते हैं। ये कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म किया जाए और जो बंधुआ मजदूरी होती है, फोर्स लेबर होती है ना, बेगारी होती है कि काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, तेरे बाप ने कर्जा लिया था, अब तू उस कर्जे को उतार, मेरे यहां पर इतने दिन तक काम कर, नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो उन चीजों को बैन करता है आर्टिकल 23। दूसरा, ये स्टेट के खिलाफ भी लागू होता है तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी लागू होता है। और हमें ध्यान रखें कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब स्टेट के द्वारा हमारे ऊपर कुछ कंपलसरी सर्विसेज भी इंपोज की जाती है, जैसे कि मिलिट्री में करना है कुछ काम, सोशल सर्विसेज के लिए। भाई सीधी बात है, देश अगर लड़ाई की परिस्थिति में उलझा हुआ है तो वहां पर आपको ये स्टेट बोल सकता है कि भैया आके आपको लड़ना पड़ेगा देश के लिए। वहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि आर्टिकल 23 तो है वो फोर्स लेबर को खत्म करता है, नहीं, वहां पर हमें कंट्री के लिए सुपीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि भाई हमारा देश बचना चाहिए, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? यह कहता है कि जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको किसी भी तरीके की फैक्ट्री, खान या फिर किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्री में काम करने से मना करता है कि भाई चाइल्ड लेबर इन हैजार्डस इंडस्ट्री में बिल्कुल अलाउड नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। अरे भाई कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है तो वहां पर वो अलाउड है। इसका मतलब ये कि आर्टिकल 24 डजंट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर का मतलब चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस एंड इनोसेंट वर्क, किसी भी तरीके के हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में काम करने से उनको नहीं रोकता। जैसे फैमिली में भी कई बार हेल्प कर देते हैं छोटे बच्चे, तो उस चीज में बैन नहीं करता। ऐसे तो फिर बाद में पता नहीं कितने केस हो जाएंगे और बच्चे फिर बाद में कुछ कर ही नहीं पाएंगे फैमिली हेल्प में, राइट। चलिए आर्टिकल 25 की बात कर लें। यह कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म के बढ़ावे से रिलेटेड है। यह धर्म से रिलेटेड आपका अधिकार है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा करके लेके आओ। कन्वर्जन अलाउ नहीं करता है। आप अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ, लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताओ। अब अगर आपके धर्म की अच्छाइयां देख करके कोई राजी राजी अगर बदलना चाहता अपना धर्म तो कर ले, पर आप दबाव नहीं डालोगे कि मेरे धर्म में अच्छा ये तेरा इतना बेकार है, तू कन्वर्ट करनी तो तू गया, तो वो चीज अलाउड नहीं है आर्टिकल 25 के आधार पर। आर्टिकल 26 ये कहता है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना इनके अधिकार यहां पर हम दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ग्रुप राइट्स के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन को रन कराना, चाहे फिर वो रिलीजियस एस्पेक्ट में हो या फिर कोई चैरिटेबल समाज कल्याण के काम में हो, तो वहां पर इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन करना, उसके लिए फंड्स की व्यवस्था करना, काम करवाना, वो कहीं ना कहीं फ्रीली कर सके कोई, उसको अलाउ करना। दूसरी अगर बात करें तो यहां पर वो अपने खुद के रिलीजियस मैटर्स को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। उनको कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो वो कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, जो भी कानून बने हुए उनके अकॉर्डिंग। यहां पर आपका जो वक्फ लॉ है ना, वो आप अप्लाई करते हुए देख सकते हैं। पॉइंट क्या है, किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके रिलीजियस फ्रीडम को आपने एक्सरसाइज किया और पता पड़ा कि आपने पब्लिक मोरालिटी, हाँ, आपने पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी इनको बिल्कुल बिगाड़ दिया, तब फिर बाद में आपकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखेगी। फिर कहने का मतलब आप अपने लिमिट्स में रहते हुए करो जो भी करना है। फिर आर्टिकल 27 ये कहता है कि आप अगर किसी भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपको टैक्सेशन से छूट मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फीस भी नहीं दोगे। सिंगल टाइम जो फीस लगती है, टैक्सेशन का मतलब तो क्या हो गया, रिग्रेस टाइम टू टाइम रिपीटेटिवली लगता है, हर साल आपका फिक्स रहता है, इतना अमाउंट आ गया इतना दो भाई टैक्स, है ना। जबकि फीस क्या होती है कि हाँ भाई आपने ये शुरू किया है, चलिए ठीक है, शुरुआती तौर पर आपको ये अमाउंट देना है ना। वहां पर ये नहीं होता इतना परसेंट लगेगा, वो फिक्स अमाउंट उस तरीके से। तो कहने का मतलब फी एप्लीकेबल है, टैक्सेशन वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ये वर्ड्स आपको पकड़ लेने हैं। आर्टिकल 28 की बात करें तो इसमें ये दिया हुआ है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। सरकार के द्वारा जो भी फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं उनसे पैसा निकाल करके जिन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड जाता है, वहां पर किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। तो ये चीज क्या कहता है साफ साफ कि भाई सरकारी पैसा है ना, वो सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा, ना तो किसी रिलीजन को रोकेगा और ना ही किसी रिलीजन को बढ़ावा देगा। आई बात समझ में आर्टिकल 28 क्या कह रहा है। बट वहीं पर अगर अगर कोई इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर तो हो रहा है स्टेट की तरफ से, सरकार के रूल रेगुलेशन के हिसाब से, बट वहीं पर अगर देखा जाए तो उसको स्टैब्लिश किया गया था किसी ट्रस्ट या एंडाउमेंट के अंदर। कहने का मतलब कोई प्राइवेट एंटिटी है या फिर कोई ग्रुप है वो पैसे दे रहा है, बट वहां पर रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट वाले फॉलो कर रहे हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर गवर्नमेंट के रूल फॉलो होने से ही आप वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अगर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का चल रहा है, दैट डजंट मीन कि हाँ भाई आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते। हाँ, फंडिंग अगर दी जा रही है तब वहां पर आप नहीं दे सकते हो इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस, है ना। और केवल एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हो, फंडिंग दे नहीं रहे हो, स्टेट की बात कर रहा हूं, तब फिर वहां पर रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। फिर आ जाओ आप आर्टिकल 29, ये क्या कहता है? माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसका मतलब ये कि जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी यूनिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें। अब यहां पर फोकस तो देखो, यहां पर आपने वर्ड देख लिया माइनॉरिटी, पर यहां पर देखा जाए तो मेजॉरिटी हो या फिर माइनॉरिटी हो, दोनों को अपने इन आइडियाज को या अपनी इन आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब आर्टिकल 29 जो है ना, वो माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी को भी अधिकार देता है कि आप अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स लगाओ अपनी तरफ से, जो भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने हैं, जो भी आप मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहते हो। वहीं पर आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आप माइनॉरिटीज के लिए पॉइंट दिया हुआ है आर्टिकल 30, यहां पर मेजॉरिटी की बात नहीं है, यहां पर ये बोल रहा है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करो, आपको कई फायदे मिलेंगे, आपको अधिकार दिए जाएंगे क्योंकि आप माइनॉरिटी हो। पर आपसे पूछा जाए कि माइनॉरिटी की क्या डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में? जी नहीं, ध्यान रखना है। अब आ जाओ आर्टिकल 31, बता ही दिया मैंने कि आर्टिकल 31 क्या था, बट आज के टाइम पर आर्टिकल 31 की जगह क्या है? आर्टिकल 31 ए बी सी इस तरीके से। जैसे कि यहां पर मेन प्रोविजन जो है ना, आर्टिकल 31 जो अबॉलिश हो चुका है उसकी जगह यहां पर मेन है कि अगर सरकार के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के डिफरेंट प्रोविजंस किए जाते हैं, तो वहां पर अगर कॉन्ट्रावेंशन फंडामेंटल राइट्स के साथ आता है, इसका मतलब डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट का जो डिबेट है, जो कि हम डीपीएसपी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, अगर वहां पर कोई मुद्दा आता है और फिर देखा जाए तो अगर देश को एज अ होल बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है डीपीएसपी इंप्लीमेंट होने से, तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स को एक बार छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करना होगा। तो ये बात जो है यहां से देख सकते हैं आप, जब आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31 अब नहीं है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। आर्टिकल 31 के अंदर उसको तो हटा दिया, मेन जो था वो 300A बना दिया, अब जो है वो दूसरे हैं, वो डीपीएसपी के एस्पेक्ट में ऐड कर दिए, क्योंकि वहां पर मामला भी डीपीएसपी को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स आ ही जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल 31C क्या कह रहा है कि अगर डीपीएसपी आर्टिकल 39B और सी का जो प्रोविजन है, जो कि हमारे देश में डेवलपमेंट के एस्पेक्ट की बात करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करता है, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, थोड़ा सा साइड लाइन हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स कुछ डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट्स अगर वहां पर वायलेट होते हैं ना, तो एक बैलेंस बनाया जाएगा, ना कि फंडामेंटल राइट्स के चक्कर में डीपीएसपी को आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, नहीं तो फिर हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर, हमारा देश आगे ही नहीं जा पाएगा, राइट। तो ये छोटा सा एक प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाओ आप आर्टिकल 32 में, देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बी आर अंबेडकर जी ने तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बोली थी, आत्मा बोली थी। क्या कहा कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में होगा ही नहीं ना, तो आप मान के चलो बाकी अधिकार केवल लिखे ही रह जाएंगे। क्यों? कि जब आपके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो आप किसके पास जाओगे प्रोटेक्शन के लिए? स्टेट तो आपके अधिकारों का वायलेशन कर रहा है, तब आपको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाने की व्यवस्था हो, जुडिशरी के पास जाकर के न्याय लेने की व्यवस्था हो, तो वो आर्टिकल 32 ही प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर एनफोर्समेंट में लाने के लिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक अधिकार है हमारा जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, दो पार्ट्स का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को जो कह सकते हैं रिट इशू करने का, रिट मतलब एक तरीके से लोगों के अधिकारों को एनफोर्समेंट में लाने का जो एक कमांड है, या फिर कहते हैं कि अपनी तरफ से गाइडलाइंस है, वो इशू की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो अधिकार मिलता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट को मिलता है आर्टिकल 226 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो है नैरो। नैरो का मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ज्यादा रेंज नहीं है। वहीं पर हाई कोर्ट के पास में आर्टिकल 226 के तहत केवल फंडामेंटल राइट्स नहीं, दूसरे अधिकारों की भी रिट इशू करने का अधिकार है। इसका छोटा सा एग्जांपल दूं, आपके आसपास में आपने कभी कोई एग्जाम दी है, तो आप कहां जाते हो भाई एग्जाम से रिलेटेड उस मुद्दे को सॉल्व कराने के लिए? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाकर के रिट लगती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, फंडामेंटल राइट की बात आ जाए, आर्टिकल हमने पूरे देख लिए हैं,
उनमें कहीं पे वायलेशन हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना रहता है भाई हमारे पास में केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, आप फर्स्टली तो जाओ हाई कोर्ट के पास में, वहीं से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो, नहीं हो पाए तो हमारे पास में आओ, राइट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है, जो भी जुरिस्डिक्शन आपको पता है पूरे देश पे लागू होता है। हाई कोर्ट का थोड़ा सा नैरो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, कारण कि वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही अप्लाई कर सकता है उस पर्टिकुलर अपने जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर आप फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 को एक्सरसाइज करते हुए पहुंचते हो तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर बाउंडेड है, सुप्रीम कोर्ट को अटेंशन देनी पड़ेगी आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। इसका मतलब यहां पर ऑब्लिगेशन है सुप्रीम कोर्ट पे। जबकि हाई कोर्ट के पास में जाओगे ना तो हाई कोर्ट मना कर सकता है, भाई बाद में आना, नहीं करेंगे हम तो हाई कोर्ट को तो डिस्क्रिशन दी हुई है, यहां पर रिफ्यूज करने का ऑप्शन है, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अगर फंडामेंटल राइट्स का मामला आ रहा है तो। ठीक है जी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को गारंटर बोला है, हाई कोर्ट को नहीं बोला गारंटर, है ना। ये बात हमें समझ लेनी है। अब हम लास्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आर्टिकल 32 का ये जो पार्ट है, इसको समझ लेना। ये पार्ट क्या कहता है आप ध्यान से समझना भाई। देखो, आर्टिकल 32 के तहत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज किए जाते हैं, और उनको बोलते हैं रिट। और उनके नाम आप देख सकते हो, हबियस कॉर्पस, एक आपका हो जाता है मैंडमस, एक का क्यू वारंटो, सर्टियोररी एंड प्रोहिबिशन। एक एक की ध्यान से समझना। देखो, हबियस कॉर्पस तो क्या कहता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, अगर किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कौन करेगा भाई, कोई भी पुलिस भी कर सकती है और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पकड़ ले, तो वहां पर कोर्ट अपनी तरफ से सीधा गाइड करेगा कि भैया उस इंडिविजुअल की बॉडी, दैट मींस वो फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे क्या हो कि आप इजीली उस इंडिविजुअल को भी सुन सको जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसने अरेस्ट किया उसको भी सुना जा सके, जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसने अरेस्ट किया, दोनों की सुनकर के और फिर फाइनल वर्डिक्ट दे कि हाँ भाई इसका अरेस्ट सही है या गलत है। हबीस कॉर्पस तो ये इंडिविजुअल के राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसको बुल वाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी भी बोलता है, ठीक है, बुल वाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। फिर दूसरा आ जाता है आपका रिट है, दैट इज मैंडमस। इसका मतलब होता है कि आप कमांड दे रहे हो। कमांड का मतलब यह है कि कोई भी सरकारी या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास में आप जाकर के मैंडमस इशू करवा सकते हो अगर आप उस गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ना देने की वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आपके शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, वो कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी है, वो बिल्कुल ठंडी पड़ी है, काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनका XYZ कोई रीजन है और वो हड़ताल पर बैठे हैं, तो ऐसे में आपके शहर में वो बदबू आने लग जाएगी, बीमारियां फैलने लग जाएगी कचरा फैलने की वजह से, तो आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट से मैंडेमस इशू करवा सकते हैं। फिर बाद में आता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो जैसे नाम से पता पड़ रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, दैट मीन्स रोक रहा है। किसको रोकेगा भाई, सीधी बात है, कोई भी जुडिशियल या क्वेसी जुडिशियल बॉडी है जो कि मोर और लेस किन्हीं केसेस को देख रही है, बट वहां पर पॉइंट क्या है कि वहां पर पॉइंट इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है कि जो बॉडी, ठीक है, जो कोर्ट वहां पर अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, अपनी लिमिट से बाहर जाकर के और फिर बाद में वहां पर एक्शन ले रहा है, दैट मींस एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शनल अप्रोच के साथ में लोअर कोर्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो अपर हायर कोर्ट है ना, वो लोअर कोर्ट को ये कह सकती है कि भैया आपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस कर दिया, आपकी ये लिमिट नहीं है, इस पर्टिकुलर केस को आप सुनोगे नहीं। इसका मतलब प्रोहिबिशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो लोअर कोर्ट को। ये ऑर्डर कौन देगा प्रोहिबिशन को, हायर कोर्ट, कि हाँ भाई लोअर कोर्ट साहब आपकी क्षमता नहीं है इस कानून, इस पर्टिकुलर लॉ को या फिर इस पर्टिकुलर केस को देखने की, आप इसको बंद करो या हमें दो, समझ गए, तो वो प्रिवेंट कर रहा है। सिमिलरली सर्टियोररी, इसमें प्रिवेंशन भी है और एक तरीके से क्यूरेटिव भी है ये अप्रोच। कैसे, सर्टियोररी का मतलब सिंपल होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, एक तरीके से टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या प्रोविजन है कि जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा हूं, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए हायर कोर्ट कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए हायर कोर्ट हो गया हाई कोर्ट, इस तरीके से हायर हायरार्की की बात कर रहा हूं ना। हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट भी कर सकता है कि भाई आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर के इस केस को कैसे सुन रहे हो, बंद करो, हमें ट्रांसफर करो या इस केस को रफा दफा करो। दूसरा, यहां पर क्यूरेटिव अप्रोच भी है कि मान लो
लोअर कोर्ट ने कोई केस सुना और उस केस का जजमेंट भी दे दिया, अपना वर्डिक्ट भी दे दिया, और फिर बाद में पता पड़ा कि उस लोअर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में वो मामला ही नहीं था, तो हायर कोर्ट जो है ना वो उस वर्डिक्ट को डिसमिस कर सकता है। इसका मतलब ये एक तरीके से प्रोहिबिशन से एक कदम आगे की रिट हो गई। फिर बाद में आ जाती है फाइनल रिट, दैट इज क्यूओ वारंटो। ये क्या है? लोग फर्जीवाड़े में गवर्नमेंट ऑफिसेज में घुस जाते हैं, वहां पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं, तो वहां पर उनसे पूछा जाए कि भाई बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट यू आर सिटिंग एट दिस चेयर, ऑन दिस चेयर। सीधी बात है, आप किस अधिकार, किस बेसिस पर, क्या है आपके पास प्रूफ कि आप इस चेयर पे बैठ करके ये डिसीजन ले रहे हो या फिर ये काम कर रहे हो? सबूत दो। तो ये चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं पांचों मिलकर के हमें हमारे अधिकारों को इंश्योर करने में हेल्प करती है, और ये चीज हमें पता होना चाहिए। अगर हम रिट्स की बात करें तो ये मैकेनिज्म भी हमने मोटा मोटा इंग्लिश मैकेनिज्म से अडॉप्ट किया है। ध्यान रख लेना भाई, एक एक जो पॉइंट बता रहा हूं वो है ना, इंग्लिश मैकेनिज्म से हमने डेवलप किया है। और दूसरा, पार्लियामेंट के पास में ये अथॉरिटी है कि रिट वाला जो काम है, वैसे हम देखें तो रिट इशू करने का अधिकार किसके पास है भाई? अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स में भी है। अब पार्लियामेंट को लगता है कि यार रिट इशू करने का हमें किसी और ट्रिब्यूनल या कोर्ट को भी हमें अथॉराइज कर देना चाहिए, तो पार्लियामेंट कर सकती है। ध्यान रखें, ठीक है? तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो हमें देखने थे। अब हम थोड़ा सा कुछ और हमारे जो पार्ट्स रह गए, अधिकारों की बात तो हमारी हो गई, बट अभी हमारे पास में आर्टिकल्स बच रहे हैं। आर्टिकल 33 हमारे पास में अभी बचा हुआ है, आर्टिकल 34 बचा हुआ है, और आर्टिकल 35 बचा हुआ है। इनकी अगर बात करें तो आर्टिकल 33 तो ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है ना, वो जो आप कह सकते हो, जो भी आप कह सकते हो कुछ ऑफिशियल्स, जिनका नाम अगर हम बात करें, आर्म फोर्सेस में काम करने वाले, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करने वाले, पुलिस में, इंटेलिजेंस एजेंसी में, इनके काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं ना, उनके मेंबर्स हैं, उनके अधिकारों पे लिमिट लगाने का पूरा पावर है पार्लियामेंट के पास। क्योंकि सीधी बात है, कोई इंडिविजुअल ये कहे कि हाँ जी देखो मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर हूं, और ये देखो मेरी वेबसाइट है, मैं देखो क्या क्या लाविश जिंदगी जी रहा हूं, तो अब बताओ वो इंटेलिजेंस में काम कर सकता है? फिर वो, उसको तो आइडेंटिटी छुपा करके कुछ ना कुछ करना पड़ता रहता है। तो ऐसे में उसके अधिकार पे लिमिट लगाना, ये एक प्रोविजन। आर्टिकल 34 है, ये मार्शल लॉ के बारे में बोलता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो फिर वहां पर आर्मी उतारने की नौबत आती है, तो उस केस में मार्शल लॉ लोकेलिटी के बेसिस पे देखी जाती है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। और आर्टिकल 35 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास में अच्छी खासी अथॉरिटी है कि वो अपने हिसाब से जो भी चेंजेस लाना चाहे, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट और कुछ लाना चाहे फंडामेंटल राइट्स में, वो ला सकती है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हम थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश में उसकी यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो इसी के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। अब देखो पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का क्या आंसर जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, तो इसका आंसर तो ए चला जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन हमारा था राइट टू प्रिवेसी, ये पुट्टा स्वामी केस के तहत आर्टिकल 21 का पार्ट बना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने अगर अब सॉल्व कर लिए ना, तो मान के चलो आपके फंडामेंटल राइट्स पे अच्छी ग्रिप होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और कंटेंट, एक और टॉपिक के साथ में दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।